और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू फ्रांस दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात भी की और इसमें ईरान मामले पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि इजराइल ईरान हमले की योजना बना रहा है और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। और इसी वजह से नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर ली है। यानी कि कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया वॉरफ्रंट खुल रहा है। जंग का नया मैदान तय, निशाने पर 3000 ठिकाने। ईरान के खिलाफ नया गठबंधन। दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की विभीषिका झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तबाही वाले युद्ध की वजह से कई देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, तो रूस को भी इस युद्ध में भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जंग का नया मैदान भी तय होता जा रहा है, जहां यूक्रेन युद्ध से भी विध्वंसक हालात बनने की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध का नया मैदान ईरान बन सकता है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने ईरान में करीब 3000 ठिकानों पर अपनी मिसाइल का एंगल फिट कर रखा है, जहां कभी भी तबाही वाले हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान के इस्फहान शहर में पिछले हफ्ते ही ड्रोन से अटैक हुए थे। ईरान ने इस हमले का आरोप अपने सबसे बड़े दुश्मन देश इजराइल पर लगाया था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक पत्र में इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया था। इसके साथ ही उस पत्र में इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी भी दी गई थी। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में लौटने के बाद फ्रांस की अपनी पहली यात्रा पर गए, तो अनुमान के मुताबिक ही ईरान से जुड़े सवाल हावी रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में भी ईरान को लेकर गंभीर चर्चा होने का दावा किया गया। फ्रांस की मीडिया में ईरान और इजराइल को लेकर कई दावे किए गए। खबर है कि ईरान के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फ्रांस भी शामिल हो सकता है। दावा किया कि इजराइल सैन्य गठबंधन बनाकर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है, जिसके लिए इजराइल ने करीब 3000 ठिकानों को चिन्हित किया है। इजराइल को डर है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन देश ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। ईरान के परमाणु हथियार बनाने के डर से अमेरिका सहित अरब और यूरोपीय देश परेशान हैं। इसी खतरे की वजह से इजराइल अमेरिका, फ्रांस सहित कुछ खाड़ी देशों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश में लगा है। हालांकि इजराइल का ईरान पर हमला करने का सीधा मतलब होगा एक और विश्व युद्ध। रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, कोई नतीजा फिलहाल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही ये पता लग पा रहा है कि आखिर कब तक के ये युद्ध लगातार चलता रहेगा इसी तरह। बिल्कुल, इसी तरह मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी। और अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा यह किया गया है कि इजराइल ने एक ऐसा बम तैयार किया है जिससे कि अगर वो हमला करता है तो ईरानी मिलिट्री को उसकी भनक भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक अदृश्य बम है जिसे इजराइल अपने ड्रोन के जरिए सीधे दाग सकता है।
दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। पर्शियन गल्फ में जबरदस्त सरगर्मी देखी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जबरदस्त तनाव है। इजराइल ने कसम खाई है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देगा, जबकि कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो तस्दीक कर रही हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और इतना संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर चुका है जिससे कम से कम 4 एटम बम बनाए जा सकते हैं। एटम बम की आशंका के चलते ईरान के कई ठिकाने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हिट लिस्ट में हैं और इन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी तेल अवीव ने ऐसा प्लान बनाया है। एक ऐसा बम बनाया है जिसकी भनक किसी को नहीं लगेगी और वो सटीक हमलों को अंजाम दे देगा। ये वो बम है जिसे इजराइल अपने अटैक ड्रोन पर तैनात कर सकता है और इसके जरिए ईरान में बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इजरायली मिलिट्री के हवाले से एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने एक ग्रेविटी बम तैयार किया है। बिना शोर या धुआं किए हमला करता है ग्रेविटी बम। दुश्मन को ग्रेविटी बम की खबर तक नहीं लगती। इजराइल के बड़े ड्रोन से गिराया जा सकता है ग्रेविटी बम। 1 टन तक का बम गिरा सकता है हेरॉन टीपी ड्रोन। इजरायली मिलिट्री अधिकारी के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल के पास जो सबसे बड़ा ड्रोन है वो पैसेंजर प्लेन के बराबर है, जिस पर इजरायली सेना 1 टन तक का बम तैनात कर सकती है। हेरॉन टीपी पर तैनात होने वाले जिस ग्रेविटी बम का जिक्र न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में किया गया है, उसे लेकर दावा है कि अमेरिका के हेलफेयर मिसाइल की तरह ना तो आग फेंकता है जिससे आवाज निकलती है और ना ही इसकी वजह से धुआं निकलता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करके अपने निशाने की ओर बढ़ता है और धमाका करता है। और जैसा दावा किया जा रहा है, ईरान के पास ऐसे हमलों को रोकने की ताकत नहीं है। यूक्रेन वॉर में ईरान के कैमिकेज और शाहिद ड्रोन ने कहर बरपाया है, लेकिन ईरान के ये ड्रोन लंबी दूरी के अटैक ड्रोन नहीं है। लेकिन इजराइल का लंबी दूरी का हेरॉन टीपी ड्रोन ईरान और सूडान तक हमला करके वापस आ सकता है। हालांकि हाल में हुई जंगों ने ये साबित किया है कि आधुनिक युद्ध में अटैक ड्रोन की भूमिका बहुत अहम है और यही वजह है कि जर्मनी ने इजराइल के लिए 140 हेरॉन टीपी ड्रोन्स की डील की है, जो लगातार रूस से खतरा महसूस कर रहा है। उधर ईरान इजराइल एक दूसरे को दिखा रहे हैं अपने अपने रंग, तो इधर रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रही है जंग। अब एक दूसरे को कहीं कोई साथ दे रहा है तो कहीं कोई एक दूसरे से वादा खिलाफी कर रहा है और ऐसे में मैदान में डटे यूक्रेन को अब नेटो देशों से जर्मनी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 की सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन अब लेपर्ड 1 की सप्लाई की जा रही है, जो कि मैदान में ज़ेलेंस्की के लिए ढाल नहीं बल्कि मुश्किल पैदा कर सकता है। रूस के खिलाफ मैदान में डटे यूक्रेन को नेटो देश हर वो हथियार दे रहा है जिसकी जरूरत ज़ेलेंस्की के जांबाजों को है, फिर वो आसमान को कवच देने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम हो या फिर जमीन दहलाने वाले टैंक। पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की खेप भेज रहा है, जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात की जाएंगी। जर्मनी ने कीव की सुरक्षा को कवच का नाम देकर लेपर्ड 1 टैंक की सप्लाई को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इस डील के बीच एक बड़ा सवाल पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में है, वो ये कि लेपर्ड 2 भेजने के वादे के बीच लेपर्ड 1 की सप्लाई क्यों? महायुद्ध में जर्मनी निर्मित टैंक का पुराना मॉडल क्यों? रूस के घातक टैंक के आगे कब तक टिकेगा जर्मन टैंक? लेपर्ड 1 1960 से 1980 के दशक में बनाए गए टैंक हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं। इन्हें महायुद्ध में इस्तेमाल करने के लिए अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी और टैंक में इस्तेमाल होने वाले उस वक्त के गोला बारूद की कमी भी ज़ेलेंस्की को खलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेपर्ड 1 टैंक के गोला बारूद का उत्पादन स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जिसकी सख्त तटस्थता नीति के चलते यूक्रेन में सप्लाई असंभव है।
जर्मन मीडिया लेपर्ड 1 की सप्लाई को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 29 से 88 लेपर्ड 1 टैंकों को यूक्रेन में सप्लाई किया जा सकता है और आने वाले हफ्तों में लेपर्ड 2 टैंक भेजने पर विचार किया जाएगा। 2 Panzer geben. Nicht 1 Leopard 1, 1 Leopard 2, sondern es sind 2 Leopard 2 Panzerbataillone geplant. Und insoweit ist das die Antwort auf die dritte Frage, ob das da irgendwie reinpasst. Das ist ein Antrag, der schon seit geraumer Zeit. पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के दबाव में जर्मनी ने 14 आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने की अनुमति दी थी। वो भी तब जब अमेरिका ने M1 अब्राहम टैंक को भेजने पर सहमति जताई थी। बावजूद इसके जर्मनी ने लेपर्ड 2 की बजाय लेपर्ड 1 को यूक्रेन पहले भेजने का फैसला लिया है। इसके पीछे रक्षा विशेषज्ञों ने कई वजहें बताई हैं। वजह नंबर 1, पुतिन से युद्ध का डर है। वजह नंबर 2, एब्राम्स टैंक यूक्रेन आने का इंतजार है। वजह नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों की काबिलियत का टेस्ट है। लेपर्ड 1 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का बनाया पहला मुख्य युद्धक टैंक है, जिसने दशकों तक अपना दम दिखाया। लेकिन इस युद्ध में रूस अपने किलर टैंक से कहर ढा रहा है, जिसके आगे लेपर्ड 1 की रफ्तार और रेंज दोनों ही काफी कम है। ऐसे में कमजोर कवच के साथ मैदान में खड़ा लेपर्ड 1 ढाल नहीं, यूक्रेन की परेशानी बन सकता है। तो आज से पहले दुनिया पर इतना बड़ा परमाणु खतरा नहीं था। परमाणु खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से दरअसल लगा सकते हैं कि पुतिन एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए हैं, और जिससे वो कभी भी कहीं से भी किसी भी टारगेट पर परमाणु हमले को अंजाम दे सकते हैं। और अपना कमांड अब उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। क्या सच में पुतिन परमाणु मिसाइल को कभी भी लॉन्च करने की हसरत रखते हैं? क्या पुतिन यूक्रेन में जीत दर्ज करने के लिए या फिर पश्चिमी मुल्कों को सबक सिखाने के लिए एटम बम फोड़ सकते हैं? जर्मन टैंक्स को लेकर पुतिन धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि आधुनिक युद्ध में रूस सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि दूसरे घातक हथियारों से भी लड़ेगा, जिसका जवाब पश्चिमी मुल्कों के पास नहीं है। जिस तरह से पुतिन धमकियां देते हैं और जिस तरह से पिछले एक साल में कई बार वो न्यूक्लियर फुटबॉल यानी उस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए हैं जिसमें एटमी कमांड देने की कुंजी छिपी है, उससे तो यही लगता है कि पुतिन की धमकियां गंभीर हैं और पुतिन के परमाणु हथियार हमेशा हमले के लिए तैयार हैं। पुतिन एक बार फिर उसी ब्रीफकेस के साथ नजर आए। गुरुवार को पुतिन वोल्गोग्राद की यात्रा पर थे, जहां वो स्टालिनग्राड में नाजी जर्मनी पर रेड आर्मी की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर पहुंचे थे और वहां पुतिन की सुरक्षा में तैनात 2 एजेंटों के हाथ में काले रंग के ब्रीफकेस नजर आए। फिर नजर आया पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस। पुतिन के साथ साथ चल रहा है एटमी फुटबॉल। ब्रीफकेस में होता है न्यूक्लियर लॉन्चिंग कंट्रोल। कहीं से भी पुतिन कर सकते हैं एटम बम लॉन्च। टारगेट फिक्स करके कर सकते हैं हमला। इस समय दुनिया में परमाणु खतरा चरम पर है और पुतिन ने भी माना है कि दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे से गुजर रही है। ऐसे में पुतिन जहां जा रहे हैं वो अपने साथ परमाणु कंट्रोल को साथ लेकर जा रहे हैं, जिससे वो किसी भी वक्त हमले को अंजाम दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस को 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था और इसे पहली बार 2019 में सार्वजनिक तौर पर देखा गया।
दरअसल 2019 में इसे रूसी मीडिया के जरिए सामने लाया गया था। पुतिन अपने इस ब्रीफकेस से रूस की ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल RS-28 सरमत को लॉन्च कर सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा RS-24, जिसे यार्स मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो सरमत की तरह ही एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसे भी इस ब्रीफकेस से एक बटन दबाकर लॉन्च कर सकते हैं। सोवियत वक्त की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल RS-36, जिसे NATO सैटर्न के नाम से बुलाता है, उसे भी पुतिन अपने ब्रीफकेस के जरिए लॉन्च कर सकते हैं और जो एक साथ 3 जगहों पर न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। रूस की मिसाइलें पहले से साइलों में तैनात हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में ऐसे कई वीडियो जारी किए गए थे जिसमें एवनगार्ड और यार्स मिसाइल को साइलों में तैनात किया जा रहा था और जिनकी तैनाती को लेकर पुतिन की सेना ने प्रैक्टिस भी की थी। यही वो दैत्यकार मिसाइलें हैं जिन्हें फायर करने के लिए पुतिन को सिर्फ अपने इस परमाणु ब्रीफकेस की जरूरत है और वो कहीं से भी अपनी उन धमकियों को सच्चाई में बदल सकते हैं जिसके जरिए उन्होंने अब तक अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों को यूक्रेन जंग में सीधे तौर पर उतरने से रोक रखा है। बहुत बड़े खतरे से गुजर रही है। मुल्कों के बीच घातक हथियारों को बनाने की होड़ सी लगी हुई है। महाशक्तियां अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। सामरिक ताकत के जरिए दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने की जद्दोजहद लगातार जारी है और इसके लिए रूस और यूक्रेन की जंग को आधार बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रूस इसी महीने में अपनी हाइपरसोनिक ताकत की नुमाइश कर सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को की नेवी इसी महीने में होने वाले युद्धाभ्यास के दौरान हाइपरसोनिक धमाका कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने बयानों से अपने अजेय हथियारों को लेकर पश्चिमी मुल्कों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जेलेंस्की भी लगातार पश्चिमी मुल्कों से घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुतिन को उन्हीं की भाषा में नेटो को जवाब देना होगा। यानी अगर वो परमाणु हथियारों की हनक दिखा रहे हैं तो नेटो को भी पुतिन को बताना चाहिए कि मॉस्को पर भी एटम बम से हमला किया जा सकता है। इस बीच में टैंकों की सप्लाई को लेकर भड़के पुतिन अपने उस परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में कभी भी परमाणु हमले के लिए कमांड दे सकते हैं और उनका कमांड मिलते ही अमेरिका तक रूसी एटॉमिक मिसाइल की जद में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पुतिन को परमाणु युद्ध की आशंका को बनाए रखने में फायदा दिख रहा है और इसीलिए अब रूसी मीडिया की ओर से खबरें दी जा रही हैं कि रूसी नेवी फरवरी महीने में ही दक्षिण अफ्रीकी तट पर अपनी परमाणु हमला करने में सक्षम एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में युद्धाभ्यास के दौरान कर सकता है टेस्ट। चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ करेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। रूस का जंगी जहाज एडमिरल गार्शकोव ले रहा है हिस्सा। एडमिरल गार्शकोव पर तैनात है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका के पास जिरकॉन इलेक्ट्रिक लॉन्च कर चुका है। युद्धाभ्यास में असली लॉन्चिंग का प्रदर्शन कर सकता है। 17 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। मासी 2 के नाम से किए जाने वाले इस युद्धाभ्यास की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब युद्धाभ्यास के दौरान ही रूस के यूक्रेन पर अटैक की बरसी है 24 फरवरी और ऐसे मौके पर रूस का अपने सबसे घातक नेवल मिसाइल का टेस्ट करना बताता है कि पुतिन पश्चिमी मुल्कों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपने सबसे ज्यादा विनाश करने वाले हथियारों को जंग में नहीं उतारा है और उसे खास वक्त के लिए रखा हुआ है। गुरुवार को जिस तरह का पुतिन का बयान आया था उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है। Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе.
4 जनवरी को रूस से निकला जंगी जहाज फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव पिछले हफ्ते अटलांटिक महासागर में पहुंचा था और अटलांटिक में अमेरिका के बेहद करीब रूस के जंगी जहाज ने सिरकॉन मिसाइल की इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की। हालांकि इस दौरान मिसाइल को फायर तो नहीं किया गया, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके बताया कि एडमिरल गोर्शकोव से मिसाइल का सिमुलेशन टेस्ट किया गया, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सफल रहा। Саркон эффективность составила 1 единица, то есть в нашем варианте электронным пуском. न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। FIR नंबर 208 को आप न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर किए गए हैं जो कल्पना से परे हैं। जी हाँ, एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और साथ साथ राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी? ऐसे ही कई दिलचस्प और दंग कर देने वाली जानकारियों के लिए आप न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल पर देखिए FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम रोमांच से भरपूर है। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ वजह से खड़ी हुई है। उधर योग गुरु रामदेव के एक बयान पर बवाल मच गया। राजस्थान के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम धर्म पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में अपराधियों और आतंकियों को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें इस्लाम की पढ़ाई करने की नसीहत दे दी। उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। योग गुरु रामदेव ने ऐसी ही टिप्पणी मुस्लिम धर्म के साथ ईसाई धर्म पर भी की थी। इस बीच मेक्सिको के पुएब्ला राज्य में एक ज्वालामुखी के फटने से दहशत फैल गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। ज्वालामुखी के फटने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। धीरे धीरे ये गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग खौफ में आ गए। पुएब्ला राज्य में फटे इस ज्वालामुखी से लगातार तेजी से धुएं का गुबार निकल रहा है। गनीमत यह है कि अब तक इसमें तेज विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी से संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गए हैं। इधर श्रीनगर के कई इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापे मारे। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई, जिसमें करीब आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी ली गई। बताया गया कि SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ये पता करना है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फंडिंग केसेस में शामिल है, जिसमें देश से बाहर रहने वाले कुछ संदिग्ध लोगों के घरों पर छापे मारे गए। बताया गया कि कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग और आतंकी हमलों से जुड़े मामलों को लेकर SIA पिछले 2 महीनों से लगातार छापेमारी कर रही है। जांच में NIA और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद के लिए SIA बनाई गई है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ईरान से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को रूस खरीदेगा उनका तोड़ यूक्रेन के पास है ही नहीं, यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान से जुल्फकार और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दावा है कि पहले ही जंग में ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन खबर है कि अब जब रूस जुल्फकार और फतेह मिसाइल को खरीदने जा रहा है तो यूक्रेन की सेना घबरा गई, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं वो इन मिसाइलों को ढेर करने की ताकत नहीं रखते। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन ने अब इटली से घातक एयर डिफेंस सिस्टम SAMP-T की मांग कर दी, ताकि रूस की मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सके। लेकिन यूक्रेन के लिए यह इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो जुल्फकार मिसाइल रूस खरीदने वाला है वो लंबी दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। जबकि फतेह 110 ऐसी मिसाइल है जो कम दूरी के टारगेट पर निशाना साधने में बेजोड़ है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए ज़ेलेंस्की की सेना अभी से अलर्ट हो गई। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा।
मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।